This is lesson number 6, Wounded Plants by Jagdish Chandra Bose. Wounded plants means घायल पौधे. In this lesson, Jagdish Chandra Bose want to explain that plants also feel pain when they are hurt. जब पौधों को हर्ट किया जाता है तो वो भी पेन फील करते हैं. इस थीम पर ये लेसन बेस्ड है. ठीक है, ये एक्सप्लेन किया है जगदीश चंद्र बोस ने. बिफोर रीडिंग दिस लेसन वी शुड डिस्कस अ लिटिल अबाउट इट्स ऑथर एंड दिस essay. If we discuss about this author, then we can read that Sir Jagdish Chandra Bose, who was born in 1858 and died in 1937, was a pioneer of modern science and scientific experiments in India. जगदीश चंद्र बोस इंडिया में मॉडर्न साइंस और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के एक पायोनियर रहे, अग्रणी रहे. ही वॉज अ फिजिस्ट बाय ट्रेनिंग, प्रोफेशन एंड हिज रिसर्च इंटरेस्ट. वो रिसर्च इंटरेस्ट, उनके रिसर्च में जो रुचि थी, उनके अकॉर्डिंग, अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग और अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, सभी से वो एक फिजिस्ट थे. ठीक है. ही इज़ नॉन फॉर हिज रिसर्च ऑन रेडियो एंड माइक्रोवेव सिग्नलिंग, ऑप्टिक्स एंड बायोफिजिक्स. इन सभी क्षेत्रों में रेडियो, माइक्रोवेव सिग्नलिंग, ऑप्टिक्स एंड बायोफिजिक्स, इन सभी में रिसर्च के लिए वो जाने जाते हैं. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्लांट साइंस रिमेन सिग्निफिकेंट टुडे. और वनस्पति विज्ञान में, प्लांट साइंस यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में उनके द्वारा दिए गए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, योगदान है, वो आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है. नेविल फ्रांसिस मॉट, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1977 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सॉलिड स्टेट. नेविल फ्रांसिस मॉट, जिन्होंने कि 1977 में नोबेल प्राइज़ विन किया, वो किस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला? फ्रांसिस मॉट को सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने योगदान के लिए. उन्होंने जेसी बॉस के लिए कहा कि ही वाज एटलीस्ट 60 ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम. वो अपने समय से 60 ईयर्स आगे चल रहे हैं. दैट मीन्स उनकी जो इन्वेंशंस हैं, उनकी जो रिसर्च हैं, वो 60 ईयर्स आगे के टाइम को वर्णित करती हैं. एंड इन फैक्ट ही हैड एंटिसिपेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. यानी कि उन्होंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी रिसर्च की. इसके बाद हम रीड करते हैं अबाउट द एसे. द प्रेजेंट एसे इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेक्चर दैट आचार्य बोस डिलीवर्ड at the Bose Institute on 7 February 1919. ये ऐसे आचार्य बोस के द्वारा बोस इंस्टीट्यूट में 7 फेब 1919 को दिए गए लेक्चर का एक एक्सट्रैक्ट है, एक हिस्सा है. इट वाज पब्लिश्ड इन आनंद बाजार पत्रिका ऑन 10 फरवरी 1919. और इसे आनंद बाजार पत्रिका में 10 फरवरी 1919 को पब्लिश करवाया गया. हेयर ही ड्रॉज आर अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर रिस्पॉन्सेज टू द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट. यहाँ इस लेसन में वो बताते हैं कि हमारे यानी कि ह्यूमन बींग्स के जो रिस्पॉन्स हैं ह्यूमन बींग्स की सफरिंग के प्रति और प्लांट्स की सफरिंग के प्रति, वो बिल्कुल अलग है. हमारे लिए अगर कोई ह्यूमन बींग सफरिंग में है तो हम समझते हैं कि वो सफरिंग में है, बट अगर कोई प्लांट सफरिंग में है, पेन में है, देन हम वो एम्पथी या वो सहानुभूति नहीं रखते उसके लिए जो एक ह्यूमन बींग के लिए रखते हैं. वी सिंपली डू नॉट परसीव प्लांट्स सिंपेथेटिकली. हम प्लांट्स को सहानुभूतिपूर्ण रवैये से नहीं देखते हैं. हैंस वी रिमेन इम्यून टू दी सफरिंग्स एंड पेन्स दैट वी कोज दैम ऑल द टाइम. इसी वजह से हम उस पीड़ा के प्रति हमेशा इम्यून रहते हैं, इनडिफरेंट रहते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं उस पीड़ा को जो हम उन्हें हर टाइम देते हैं. ही शोज़ हाउ प्लांट्स बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स. जेसी बोस हमें बताते हैं कि प्लांट्स किस तरह से मनुष्यों की तरह बिहेव करते हैं. फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, वो दिखाते हैं कि प्लांट्स ह्यूमन बींग की तरह से बिहेव करते हैं. हैप्पीनेस, सैडनेस, बर्थ, ग्रोथ, डेथ, सभी को वो ह्यूमन बींग्स की तरह से ही अनुभव करते हैं. द एसे सेंसिटाइजेस अस टू द बायोस्फीयर बाय चैलेंजिंग आवर हॉस्टाइल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्लांट्स एंड अदर आस्पेक्ट्स ऑफ नेचर.
ये ऐसे हमें बायोस्फीयर के प्रति सेंसिटाइज करता है और हमें बताता है कि हम प्लांट्स और प्रकृति के दूसरे एस्पेक्ट्स के प्रति कितने ज़्यादा हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण एटीट्यूड्स को रखते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। ये हमें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस यानी पर्यावरणीय सचेतता के डायनेमिक्स को यानी कि नियमों को समझने में भी हेल्प करता है। द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ दीज टाइम्स फ्रॉम द इनसाइड, और ये जो इश्यूज़ हैं एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, ये आज के समय के सबसे ज़्यादा प्रेसिंग इशू है यानी दबावपूर्ण इश्यूज़ हैं। द एसे ड्राइव्स home the point that all living beings are similar and hierarchical division of life is superfluous। ये ऐसे हमें बताता है कि जो सभी लिविंग बींग्स हैं, इधर दे आर प्लांट और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स हैं, वो सभी सिमिलर हैं। एंड द हायरार्किकल डिवीज़न ऑफ लाइफ, और अगर हम लाइफ का एक हायरार्किकल क्या होता है, दैट मीन्स अगर हम एक वर्ग के अनुसार उसका डिवीज़न करते हैं कि ये एक जो ह्यूमन बींग्स है वो सुपर वर्ग है और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो उससे कम जीवित वर्ग है, या फिर जो प्लांट्स है वो नॉन लिविंग है, तो ये जो डिवीज़न है ये पूरी तरह से एक सुपरफ्ल्यूशियस यानी कि नकली डिवीज़न है, नकली विभाजन है। इस तरह का कोई भी डिवीज़न लाइफ का नहीं किया जा सकता एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में। ऐसा किसका मानना है? जेसी बॉस का, जो कि उन्होंने इस लेसन में हमें डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। इट इज़ अ लिटिल ओवर 4 years नाउ दैट द एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेजिडी स्टॉक्ड ओवर वेस्टर्न यूरोप। ये लगभग 4 साल हो गए कि वर्ल्ड ट्रेजिडी जो वेस्टर्न यूरोप पर स्टॉक हुई थी, यानी कि वेस्टर्न यूरोप पर जो वर्ल्ड ट्रेजिडी का एम्बॉडीमेंट था उसको हुए अब 4 साल हो गए हैं। द फेयर वर्ल्ड फील्ड ऑफ फ्रांस एंड द ब्राइट स्काई वाज अंडर ए पाल ऑफ बैटल स्मॉग। फ्रांस के सुंदर खेत और वहाँ का जो चमकता हुआ यानी कि साफ स्काई था वो युद्ध के धुएं की चादर में लिपटा हुआ था। आर साइड्स कुड नॉट पेनिट्रेट थ्रू द डेंस ग्लूम। उस समय पर हमारी नज़रें इस गहन ग्लूम को यानी कि गहन उदासी को नहीं देख सकती थी, उससे बाहर नहीं निकल सकती थी। एंड द मॉर्टल क्राई ऑफ द वाउंडेड एंड डाइंग ड्रॉन बाय द हॉर्स रॉयर ऑफ 1000 डिड नॉट रीच आर ईयर। और उस समय पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, तो वो जो मॉर्टल क्राई थी, उन लोगों की जो रोने की आवाज़ थी, उनके जो जख्म थे, ड्रॉन बाय द हॉर्स रॉयर ऑफ 1000, उन हज़ारों लोगों की जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी वो हमारे कानों तक नहीं पहुंची। बट फ्रॉम द टाइम द सिख एंड द पठान, लेकिन सिख और पठान, गोरखा, बंगाली, मराठा एंड द राजपूत फ्लंग देमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ बैटल, जब इन लोगों ने अपने आप को इस बैटल के अंदर, इस युद्ध के अंदर झोंक दिया। फ्रॉम दैट डे आर परसेप्शन हैज़ बिकम इंटेंसिफाइड। उस दिन से हमारी जो परसेप्शन थी, इन लोगों के प्रति जो सहानुभूति थी, समझ थी, वो बढ़ गई। द डिस्टिंक्ट क्राई ऑफ दोज हुज लाइफ ब्लड हैज़ क्रिम्सन्ड द वाइट फील्ड ऑफ स्नो। डिस्टिंक्ट क्राई ऑफ दोज, उन लोगों की सुदूर रोने की आवाज़ जिनके लाइफ ब्लड से वहाँ के सफ़ेद बर्फ़ के जो खेत थे वो लाल हो गए थे। दैट मीन्स उन सोल्जर्स के रोने की आवाज़ जो वहाँ शहीद हो गए थे। हैज़ फाउंड रेवरब्रेटिंग इको इन आर हार्ट, वो उस दिन से हमारे मन के अंदर एक रेवरब्रेटिंग इको का जो स्थान है पा लेती है। रेवरब्रेटिंग यानी गूंज के साथ बार बार गूंजने वाली, और इको यानी गूंज। दैट मीन्स उस दिन से हम, जिस दिन से बंगाली, गुरखा, मराठा, पठान, इन सब ने अपने आप को युद्ध में झोंक दिया, उस दिन से हम उन लोगों की जो सहानुभूति है या उन लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं। व्हाट इज़ दिस सटल बॉन्ड बाय विच ऑल डिस्टेंसेस आर ब्रिज्ड ओवर। तो ये कौन सा बॉन्ड था, ये कौन सा कनेक्शन था जिसके द्वारा कि ये जितनी भी डिस्टेंसेस थी वो सारी की सारी डिस्टेंसेस, वो सारी दूरियां ख़त्म हो जाती है। ठीक है। एंड बाय विच एन इंडिविजुअल लाइफ बिकम मर्ज्ड इन लार्जर लाइफ। ये कौन सा बॉन्ड है जिससे कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का जो जीवन है वो एक लार्जर लाइफ के अंदर मर्ज हो जाता है।
ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों का की लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। ये कौन सा कनेक्शन है? इट इज़ द बॉन्ड ऑफ सिंपथी। ये सिंपथी का बॉन्ड है। सिंपथी इज़ दैट बॉन्ड बाय विच वी कम टू रियलाइज द यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ। सिंपथी वो बॉन्ड है जिससे हम लाइफ की यूनिटी को रियलाइज करते हैं। बिफोर अस आर स्प्रेड मल्टीट्यूडनस प्लांट्स साइलेंट एंड सीमिंगली इम्पेसिव। हमारे सामने मल्टीट्यूडनस यानी विविध प्रकार के, बहुत सारे विविध प्रकार के पौधे फैले हुए हैं या हैं, जो कि लगभग साइलेंट हैं और सीमिंगली इम्पेसिव, पूरी तरह से निष्क्रिय से प्रतीत होते हैं। दे टू लाइक अस आर एक्टर इन द कॉस्मिक ड्रामा ऑफ लाइफ। ये भी हमारी तरह से जीवन के ड्रामा में, जीवन के स्टेज में क्या है, एक्टर्स की तरह से हैं। लाइक अस द प्ले थिंग ऑफ डेस्टिनी। ये भी हमारी तरह से भाग्य की ही कठपुतलियाँ हैं। इन देयर चेकर्ड लाइफ, चेकर्ड लाइफ होता है अप एंड डाउन से भरी हुई, उतार चढ़ाव से भरी हुई। अपने इस उतार चढ़ाव से भरे हुए जीवन में लाइट एंड डार्कनेस, ये भी अंधेरे को और रोशनी को फील करते हैं। वार्मथ ऑफ समर एंड फ्रॉस्ट ऑफ विंटर, समर की गर्मियों को और विंटर की सर्दियों को। ड्रॉट एंड रेन, अकाल को और बारिश को। द जेंटल ब्रीज एंड वार्लिंग टॉर्नेडोज, धीमी बहती हुई ठंडी हवाओं को और घूमते हुए टॉर्नेडोज़ को। लाइफ एंड डेथ को अल्टरनेट यानी कि बदलते हुए लाइफ और डेथ को, यानी हर तरह के सुख दुख को ये प्लांट्स भी झेलते हैं। वेरियस शॉक्स इम्प्रिंट्स देम, बहुत अलग अलग तरह के शॉक्स होते हैं जो इनकी लाइफ में घटते हैं। बट नो क्राई इज़ रेज्ड इन आंसर, लेकिन जवाब में ये कभी भी रोते नहीं हैं। आई शेल नेवर लेस ट्राई टू डिसिफर सम चैप्टर्स ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री। मैं इनके लाइफ हिस्ट्री के चैप्टर्स को यहाँ पर वर्णित नहीं करना चाहता हूँ। मतलब प्लांट्स की पूरी लाइफ हिस्ट्री को राइटर यहाँ नहीं बता रहा है, बल्कि क्या बताना चाहता है सिर्फ कि जो प्लांट्स हैं वो पेन को फील करते हैं। When a man receives a blow or shock of any kind, his answering cry make us realize that he is hurt. जब एक व्यक्ति को कोई ब्लो होता है, यानी कि उस पर कोई प्रहार होता है या किसी तरह का सदमा उसे लगता है, his answering cries, तो बदले में जब वो रोता है तो उससे हमें रियलाइज़ होता है कि ही इज़ हर्ट, उसे दुख हुआ है, नुकसान पहुंचा है। बट अ म्यूट मेक्स नो आउट क्राई, लेकिन जो व्यक्ति, जो जीव म्यूट है, गूंगा है, वो कोई आउट क्राई नहीं करता बदले में। ही हाउ डू वी रियलाइज हिज सफरिंग्स, तो हम उसकी सफरिंग्स को, उसकी पीड़ा को कैसे समझें? वी नो इट बाय हिज एगोनाइज्ड लुक, बाय द कन्वल्सिव मूवमेंट ऑफ हिज लिम्स। हम समझते हैं उसकी पीड़ा को उसकी कन्वल्सिव मूवमेंट से। कन्वल्सिव क्या होता है? कांपते हुए मूवमेंट से, वो एकदम से उसके हाथ पैर कांपते हैं। ऑफ हिज लिम्स यानी हाथ पैर। एंड थ्रू फेलो फीलिंग्स रियलाइज हिज पेन, और एक म्यूचुअल भावना से, एक आपसी भावना से हम उसके पेन को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए फ्रॉग इज स्टक, जब एक फ्रॉग को मारा जाता है तो इट डज नॉट क्राई, ये रोता नहीं है, बट इट्स लिम्स शोज कन्वल्सिव मूवमेंट्स, लेकिन लेकिन इसके लिम्स कन्वल्सिव मूवमेंट को, यानी कि प्रकंपित मूवमेंट्स को शो करते हैं। बट फ्रॉम दिस इट डज नॉट फॉलो दैट द फ्रॉग इज़ नॉट हर्ट, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि फ्रॉग को कोई हर्ट नहीं हुआ था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। फॉर सम वुड अर्ज दैट देयर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन अस एंड द लोअर एनिमल्स, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि लोअर एनिमल्स और हमारे बीच में बहुत सारा गैप होता है। वन हु फील्स फॉर द हम्बलेस्ट ऑफ हिज क्रिएचर्स alone knows whether the frog is hurt or not. One who feels for the humblest of his creatures, जो छोटे से छोटे जीव के लिए भी सहानुभूति को फील करता है, वही समझ सकता है कि क्या फ्रॉग को हर्ट हुआ था या नहीं। ह्यूमन सिंपथीज ऑलवेज एस्पायर्स, इट इज़ सम टाइम एक्सटेंडेड टू इक्वल्स, हार्डली एवर टू इन्फीरियर्स। ह्यूमन सिंपथीज, मानवीय सहानुभूति, हमेशा एक्सटेंडेड टू इक्वल्स,
बराबरी वालों के लिए विस्तारित होती है, हार्डली एवर टू इन्फीरियर्स, और जो इससे ह्यूमन बींग से जो तुच्छ कैटेगरी है उनके लिए ये हमेशा कम होती है। एंड सो इट हैपन्स दैट मैनी वुड डाउट, और इसीलिए ऐसा बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि वेदर द लवली एंड द डिप्रेस्ड पोजेस द फाइन सेंस ऑफ द एग्जॉल्टेड टू फील सेम जॉय एंड सॉरो। बहुत सारे व्यक्तियों को ये डाउट होता है कि क्या जो लो एनिमल्स हैं और जो डिप्रेस्ड कैटेगरीज हैं, क्या उन्हें खुशी और दुख फील होता है, एंड टू रिजेंट सोशल टायरेनी, और क्या वो सामाजिक विद्रोह के प्रति विरोध करते हैं। When human attitude is so finely discriminative as regards different grade of his own species, जब मनुष्य का दृष्टिकोण अपनी ही प्रजाति के लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव होता है, यानी कि भेदभावपूर्ण होता है, इट माइट बी extravagant to believe that the frog could have any consciousness of pain। तो ये बिलीव करना, ये मानना एक्स्ट्रावेजेंट होगा, बिल्कुल फिजूल होगा कि उन्हें लगता होगा कि फ्रॉग को भी पेन फील हुआ होगा। अ कंसेशन माइट हाउ एवर बी मेड, इसके लिए एक कंसेशन बनाया जाता है, एक एक्सक्यूज़ दिया जाता है, बहाना बनाया जाता है, दैट द फ्रॉग परसीव्स अ शॉक टू विच इट रिस्पॉन्ड्स बाय कन्वल्सिव मूवमेंट्स। दैट द फ्रॉग परसीव्स ए शॉक, कि फ्रॉग को एक शॉक फील होता है जब इसे मारा जाता है, टू विच इट रिस्पॉन्ड्स, जिसके प्रति कि ये अपनी प्रतिक्रिया देता है अपनी कन्वल्सिव मूवमेंट्स की मदद से। इट इज़ एज वेल दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट द यूज़ ऑफ टर्म्स, फॉर एन eminent biologist insisted that animals never felt any pain, और it is well that we should be careful about the use of terms, और ऐसा भी कहा जाता है कि हमें अपने शब्दों के प्रयोग में केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित बायोलॉजिस्ट ने इंसिस्ट किया कि एनिमल्स को कभी भी पेन फील नहीं होता। उसने बताया कि व्हेन एन ऑयस्टर इज स्वालोड अलाइव, जब एक ऑयस्टर नाम के जीव को जीवित निगल लिया जाता है, इट डिड नॉट अकॉर्डिंग टू हिम, तो उसका मानना था कि इसको पेन फील नहीं होता, बट रादर अ सेंसेशन ऑफ ग्रेटफुल वार्मथ एट द कॉन्टेक्ट विद द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, बल्कि जब ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट में यानी किसी जीव की स्टमक में जाता है तो इसको एक ग्रेटफुल वार्मथ फील होती है, गर्माहट फील होती है। The question will remain undecided, for no one has yet returned from the gastric cavity of the tiger to expatiate on the exquisite sensation। और ये प्रश्न कि क्या उसको इस तरह की ग्रेटफुल वार्मथ फील हुई थी, ये अनडिसाइडेड रहता है, क्योंकि आज तक कोई भी टाइगर की गैस्ट्रिक कैविटी से यानी कि टाइगर के स्टमक से बाहर नहीं आया अपने एक्जिक्विस्ट सेंसेशन को, यानी कि उस दुर्लभ अनुभव को वर्णित करने के लिए। इन द नेक्स्ट पैसेज राइटर टेल्स अस अबाउट द टेस्ट ऑफ लिविंगनेस, एंड व्हाट इज़ दिस टेस्ट ऑफ लिविंगनेस? रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स बीइंग ए टेस्ट ऑफ लाइफ। राइटर कहता है कि जो रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स होती है, मतलब कि जब हम किसी जीव को हर्ट करते हैं तो उसके बदले में जो वो रिस्पॉन्स देता है, तो वो रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स ही लाइफ का एक टेस्ट होती है। वी शिल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल विद विच द हाइट ऑफ लिविंगनेस मे बी मेजर्ड। अब राइटर कहता है कि हमें एक मेज़रमेंट बनानी चाहिए, एक पैमाना बनाना चाहिए जिसके द्वारा कि किसी भी जीव की लिविंगनेस को, कि कितनी हद तक वो जीवित है, उस लिविंगनेस को मेज़र किया जा सके, मापा जा सके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द डेड? एक जीवित प्राणी में और डेड में क्या अंतर है? द लिविंग आंसर्स टू अ शॉक फ्रॉम विदाउट द मोस्ट लिवली गिव्स द मोस्ट एनर्जेटिक। जो लिविंग है वो किसी शॉक के प्रति, किसी पीड़ा के प्रति आंसर व्यक्त करते हैं। द मोस्ट लिवली, और जो जितना जीवित है वो उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक आंसर देता है। टॉर्पिड्स और डाइंग द फीबलिस्ट एंड द डेड नो आंसर एट ऑल। और जो टॉर्पिड है या फिर जो डाइंग जीव है, फीबलिस्ट यानी कि जो सबसे कमज़ोर है, वो उसका आंसर उतना ही कम होता है, और जो डेड है वो बिल्कुल भी आंसर नहीं देता। दस लाइफ में बी टेस्टेड बाय शॉक्स फ्रॉम विदाउट द साइज ऑफ द आंसर बीइंग द गोज ऑफ वाइटैलिटी। इस तरह से लाइफ को शॉक्स की मदद से यानी कि पीड़ाओं की मदद से टेस्ट किया जा सकता है। विदाउट द साइज ऑफ आंसर, द साइज ऑफ आंसर बीइंग द गोज ऑफ वाइटैलिटी, और उन पीड़ा के
रिस्पॉन्स में आंसर का जो साइज़ आता है वही वाइटैलिटी यानी सजीवता का पैमाना है। द आंसर ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल बी वायलेंट, जो जीव स्ट्रॉन्ग है उसका आंसर वायलेंट होगा। एंड आलमोस्ट एक्सप्लोजिव इन इट्स इंटेंसिटी, और जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है उसका आंसर तो लगभग विस्फोटक हो जाता है। वाइल दी वीकलिंग विल बेयरली प्रोटेस्ट, लेकिन जो जीव वीक हैं वो सिर्फ लगभग थोड़ा सा विद्रोह ही कर पाते हैं। द रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स में बी रिकॉर्डेड बाय सुटेबल एपरेटस, उनके रिस्पॉन्सेस को, उनके रिस्पॉन्सिव मूवमेंट्स को कुछ सुटेबल यानी कि उपयुक्त एपरेटस यानी कि उपकरणों की हेल्प से रिकॉर्ड किया जा सकता है। द सक्सेसिव रिस्पॉन्सेस टू सिमिलर शॉक्स विल रिमेन यूनिफॉर्म, इन सिमिलर शॉक्स के प्रति अलग अलग जीवों के जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग हो सकते हैं और सेम जीवों के जो रिस्पॉन्स है वो यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे होंगे। इफ़ द लिविंग टिश्यूज़ रिमेन्ड ऑलवेज द सेम, इनके रिस्पॉन्स तब सेम होंगे जब इनके जो टिश्यूज़ हैं उत्तक हैं वो सेम हो। बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ चेंज फॉर एनवायरनमेंट, इज़ ऑलवेज बिल्डिंग अस अन्यू, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो एनवायरनमेंट भी परिवर्तनशील है। एंड वी आर चेंजिंग एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, और इस तरह से हम अपने जीवन में हर रोज़ चेंज होते हैं। वी आर दस सब्जेक्ट टू चेंज, इस प्रकार हम परिवर्तनशील हैं। सम डे वी आर इन ए स्टेट ऑफ हाई एक्सरबेंस, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं। एंड अदर टाइम इन अ स्टेट ऑफ लोएस्ट डिप्रेशन, और कभी कभी बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं। वी पास थ्रू न्यूमेरियस फेजेस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, और हम दो एक्सट्रीम्स यानी कि दो अति अवस्थाओं से अलग अलग अवस्थाओं को फील करते हैं। नॉट मेयरली डज द प्रेजेंट मॉडिफाई, सिर्फ प्रेजेंट हमारे एक्सपीरियंसेस को मॉडिफाई नहीं करता, बट देयर इज़ द सटल इम्प्रेस ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट, द सम टोटल ऑफ दीज करेक्टराइजेज वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर, बल्कि कि जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो भी हमारे प्रेजेंट को मॉडिफाई करती है, और जो जीवन का सार है वो एक जीव को दूसरे जीव से अलग विशेषता प्रदान करके उसे एक जीव से दूसरे जीव से अलग बनाता है। हाउ इज़ द हिडन टू बी मेड मैनिफेस्ट, किसी जीव की हिडन करेक्टरिस्टिक्स को कैसे वर्णित किया जा सकता है। टू टेस्ट द जेन्युइननेस ऑफ अ कॉइन, अगर एक कॉइन की, एक सिक्के की जेन्युइननेस को, खरेपन को जांच करना होता है तो वी स्ट्राइक इट, हम इसको चोट करते हैं। एंड द साउंड रिस्पॉन्स बेट्रेज द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स, और जो इसकी प्रतिक्रिया में आवाज़ उत्पन्न होती है वो इसके सत्यता को या नकलीपन को प्रमाणित करती है। द जेन्युइन रिंग्स ट्रू, जो जेन्युइन सिक्का होता है यानी जो असली होता है वो ट्रू रिंग करता है यानी कि सही आवाज़ उत्पन्न करता है। एंड द अदर गिव्स अ फॉल्स नोट, और जो दूसरा है वो एक नकली आवाज़ उत्पन्न करता है। इन दिस वे परहैप्स द इनर हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट लाइव्स में बी रिवील्ड बाय शॉक्स एंड द रिजल्टिंग रिस्पॉन्सेज, इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की लाइफ को, किसी भी जीव की जीवित होने को उसको दिए गए शॉक्स के द्वारा और उन शॉक्स के रिजल्ट में मिली हुई प्रतिक्रियाओं के द्वारा जांचा जा सकता है। अफेक्ट्स ऑफ वाउंड, इस पैसेज में राइटर बताता है कि प्लांट्स पर वाउंड के क्या अफेक्ट होते हैं। देयर आर 3 सेपरेट इन्वेस्टिगेशंस दैट हैव बीन कैरिड आउट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ वाउंड ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर वाउंड के अफेक्ट को देखने के लिए 3 अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशंस की गई। द फर्स्ट इज़ द शॉक अफेक्ट ऑफ वाउंड ऑन ग्रोथ, पहला था पौधे की ग्रोथ पर वाउंड का क्या अफेक्ट होता है। दिस जनरली स्पीकिंग रिटार्ड्स और अरेस्ट ग्रोथ, और इसका रिजल्ट देखा गया कि जब किसी पौधे को वाउंड होता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है। इन द सेकेंड सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन द चेंज ऑफ स्पॉन्टेनियस पल्सेशन ऑफ द लीफलेट ऑफ टेलीग्राफ प्लांट वाज रिकॉर्डेड। सेकेंड सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टेलीग्राफ प्लांट के पत्ते के ऊपर स्पॉन्टेनियस पल्सेशन को रिकॉर्ड किया गया, यानी कि पत्ते की मूवमेंट के अंदर चेंज को रिकॉर्ड किया गया। डेथ बिगिंस टू स्प्रेड फ्रॉम द कट एंड ऑफ द लीफलेट, टूटे हुए पत्ते के किनारे से डेथ स्प्रेड होने लगती है पूरे पौधे के अंदर। एंड रीचेस द थ्रोबिंग टिश्यू, थ्रोबिंग यानी कि कांपते हुए, और टिश्यू उत्तक, और
पत्ते के कांपते हुए उत्तक तक ये डेथ धीरे धीरे रीच कर जाती है, पहुंच जाती है। दिस विच बिकम्स परमानेंटली स्टिल्ड ऑन द सीजेशन ऑफ लाइफ। जब तक इस पत्ते के अंदर जीवन होता है तब तक ये थ्रॉब करता है, और जब लाइफ यहाँ से सीज हो जाती है, रुक जाती है इसकी लाइफ, तो ये परमानेंटली स्टिल्ड हो जाता है, शांत हो जाता है। एक्सपेरिमेंट्स आर इन प्रोग्रेस ऑफ अरेस्ट देयर मार्च ऑफ डेथ एंड द कट लीफलेट which died in 24 hours has now been kept alive for more than a week। पौधे के अंदर इस तरह से मृत्यु के पौधे के हर भाग तक पहुंचने के संदर्भ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आज भी किए जा रहे हैं। एंड द कट लीफलेट, और जो कटा हुआ पत्ता या पेड़ से अलग हुआ पत्ता जो कि 24 आवर्स में जिसमें पूरी तरह से डेथ स्प्रेड हो जाती है, उसे आज के समय में 1 वीक से ज़्यादा तक जीवित रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर डिस्क्राइब करता है पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी को। पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी यानी संवेदनाओं का ख़त्म होना। अनदर सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस वर कैरिड आउट ऑन पैरालाइजिंग अफेक्ट ऑफ स्फीयर वाउंड। पहले स्टेंजा में हमने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से 2 सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के अफेक्ट्स को देखा गया वाउंड के प्लांट्स पर। अब यहाँ पर हम 3rd इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करते हैं। अनदर सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर कैरिड आउट ऑन द पैरालाइजिंग अफेक्ट ऑफ स्फीयर वाउंड। एक और इन्वेस्टिगेशन की सीरीज़ को कन्वे किया गया, कैरी किया गया, ताकि पौधे के ऊपर गहरे जख्म के अफेक्ट को देखा जा सके। लीफ ऑफ मिमोसा वॉज कट आउट फ्रॉम द प्लांट। मिमोसा के एक पत्ते को पौधे से अलग कर दिया गया, काट दिया गया। एंड द सब्सिक्वेंट हिस्ट्रीज ऑफ द वाउंडेड प्लांट एंड द डिटैच लीफ आर क्यूरियसली डिफरेंट। और जब इस पत्ते को पौधे से अलग किया गया तो घायल प्लांट की और अलग किए गए पत्ते की हिस्ट्री के अंदर, लाइफ हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे। द कटिंग ऑफ वन ऑफ इट्स लीव हैड काज्ड अ ग्रेट शॉक टू द पेरेंट प्लांट। जब पेरेंट प्लांट से यानी कि ओरिजिनल पौधे से किसी एक पत्ते को तोड़ा गया तो उस पौधे के अंदर बहुत ही ज़्यादा शॉक की अनुभूति को महसूस किया गया। एंड एन इंटेंस एक्सिटेशन स्प्रेड ओवर टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स। और इस पौधे के सुदूर भागों के अंदर तीव्र संवेदना फैल जाती है। ऑल द लीव्स रिमेन डिप्रेस्ड। पौधे के ऊपर बाकी जितने भी पत्ते हैं वो सारे के सारे डिप्रेस्ड रहते हैं। एंड इररिस्पॉन्सिव फॉर सेवरल आवर्स। और कुछ घंटों के लिए, कई घंटों के लिए ये बिना किसी रिस्पॉन्स के हो जाते हैं। फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ पैरालाइज्ड सेंसिबिलिटी, इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरालाइज्ड सेंसिबिलिटी की, उनकी संवेदनाओं का रुक जाना, पैरालाइज्ड हो जाना। और इस पैरालाइज्ड सेंसिबिलिटी की अवस्था से प्लांट्स ग्रेजुअली रिकवर, प्लांट धीरे धीरे रिकवर करता है। एंड द लीव्स बिगिन टू शो रिटर्निंग सेंसिटिवनेस। और जो पत्ते हैं वो भी धीरे धीरे संवेदनाओं को वापस प्राप्त करने लगते हैं। द डिटैच लीफ व्हेन प्लेस्ड इन अ नरिशिंग सॉल्यूशन सून रिकवर्स। और जो टूटा हुआ पत्ता है उसे भी जब एक नरिशिंग सॉल्यूशन में रखा जाता है, एक पोषक घोल में रखा जाता है, तो ये धीरे धीरे से रिकवर करने लगता है। एंड होल्ड्स अप इट्स हेड। और ये पत्ता अपने सिर को उठाने लगता है विद एन एटीट्यूड इंडिकेटिव ऑफ डेफियंस। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये विरोध में अपने एटीट्यूड को, विरोध वाले एटीट्यूड को प्रतीक कर रहा है या शो कर रहा है। एंड द रिस्पॉन्स इट गिव्स आर एनर्जेटिक। और उस समय पर जो प्रतिक्रिया ये देता है वो एनर्जेटिक होती है, ऊर्जा से भरी होती है। दिस लास्ट फॉर 24 आवर्स। और ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, पत्ते का डिफेंस में खड़े होना, ये लगभग 24 आवर्स के लिए चलती है। आफ्टर विच अ क्यूरियस चेंज क्रिप्स इन द वाइजर ऑफ इट्स रिस्पॉन्सेज। और इस 24 आवर्स के टाइम के बाद एक क्यूरियस चेंज, एक उत्सुकतापूर्ण चेंज इस पौधे की, इस कटे हुए पत्ते की ऊर्जा के अंदर आता है। ठीक है। और क्या चेंज आता है, इट बिगिन्स रैपिडली टू वेन। ये धीरे धीरे मुरझाने लगता है। द लीफ हिदैटो इरेक्ट्स फॉल ओवर। और इस तरह से पत्ता फाइनली नीचे गिर जाता है। एंड डेथ हैड एट लास्ट असर्टेड इट्स मास्टरी। और मृत्यु इस पर अपनी मास्टरी को
व्यक्त कर देती है। दैट मीन्स पत्ता फाइनली मर जाता है। तो इस लेसन में आपने रीड किया कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी लाइफ के अंदर पेन को फील करते हैं और वो इस टच को फील करते हैं कि क्या ये जो टच था ये उनको पेन के लिए दिया गया था या फिर एक ये नॉर्मली उनके लिए एक पोषकपूर्ण अनुभव था।